नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास में आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है, आपका जो सिलेबस जारी किया गया था लेटेस्ट का लेखपाल का, उस सिलेबस में आपका जो ग्राम समाज एवं विकास का टॉपिक सिलेबस था, उसमें यह जो टॉपिक था आपका पंचायती राज व्यवस्था का मेंशन है। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत, यानी कि पंचायतों की संरचना का जो उपबंध है उसके लिए अधिकृत इसमें से कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो राज्य का विधानमंडल होता है वह पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो निर्णय है वह किसके द्वारा लिया जाता है, यानी कि पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है। तो ध्यान से आप याद कर लीजिएगा, पंचायत का चुनाव कराने का जो निर्णय है यह लिया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है और बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, राज्य सरकार, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो पंचायत है यह किस इस मतलब लिस्ट में आता है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पंचायत आपका किस लिस्ट का विषय है। तो पंचायत जो है आपका जो है राज्य सूची, यानी कि आपका जो स्टेट लिस्ट है उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो है आपका राज्य आता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। पंचायतों के चुनाव कितने वर्षों में होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। और पंचायतों का जो चुनाव होता है प्रतिवर्ष 5 वर्ष, मतलब प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्षों में जो है पंचायतों का चुनाव होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पंचायतों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन पंचायतों से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए कथनों को पढ़ लेते हैं। पहला दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। बिल्कुल सही जवाब है, पंचायतों का जो चुनाव है वह संपादित करता है राज्य का निर्वाचन आयोग। संविधान का जो 74वां संशोधन अधिनियम था यह पंचायतों से संबंधित है। बिल्कुल गलत जवाब है, 74वां नहीं 73वां जो संविधान संशोधन था वह आपका पंचायतों से संबंधित था। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही दिया गया है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो आपका डी वाला कथन में बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो बी था आपका सही नहीं दिया गया था। यहाँ पे 74वां संशोधन की जगह 73वां होना चाहिए था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, यानी कि जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का को जांचने के लिए जो वित्त आयोग का गठन है किसके द्वारा किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है उसी के द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए पुनर्विलोकन करने के लिए जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में और 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब पारित हुए थे तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, आपसे पूछा जाए। यानी कि जब हमारे देश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ था 1992 में, तब भारत के राष्ट्रपति कौन, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये उस समय प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था वह पारित हुआ था 1992 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में
किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 73वां और 74वां, ये दोनों आए कब थे? ये दोनों पारित किए गए थे 1992 में, लेकिन प्रभाव में कब आए थे? तो ये दोनों प्रभाव में आपके आए थे 1993 में। तो इसको भी आपको याद रखना, 1993 में ये दोनों जो एक्ट थे ये प्रभाव में आए थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1993। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का जो आरक्षण है किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ पे जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनकी जनसंख्या नहीं पाई जाती, इसी कारण से जो आपका अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण है अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। तो आप इसे याद देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जातियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो आप इसे याद देखिएगा। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय होता है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत जो लोग होते हैं उन्हीं से संबंधित होती है आपकी ग्राम सभा। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन इसका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग हैं उन्हीं से बनती है आपकी ग्राम सभा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है, वह कौन सा आर्टिकल है जो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। हमारे राज्य का जो हमारे संविधान के का जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के अंतर्गत ही आपका यह आर्टिकल आता है। आर्टिकल 40 जो आता है यह पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है, यानी कि पंचायतों के गठन से संबंधित है आपका अनुच्छेद 40। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा यह जो आपका अनुच्छेद 40 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है। पंचायत राज्य को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन था, अधिनियम था, इसी के तहत आपका जो पंचायती राज है इसको स्वशासन इकाई के रूप में क्या किया गया है? तो स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। यह जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपका यह जो अधिनियम था सर्वप्रथम बार आया था 1992 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा यह प्रभाव में कब आया था? तो प्रभाव में आता है 24 अप्रैल 1993 को। कब? 24 अप्रैल 1993 को जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था यह प्रभाव में आता है। इसी कारण से 24 अप्रैल को ही हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पंचायती राज दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वह प्रभाव में आया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची ऐड की गई थी? तो हमारे भारतीय संविधान में जो अनुसूची 11वीं थी, आप याद देखिएगा, जो हमारे भारतीय संविधान का 11th शेड्यूल है, जो 11वीं अनुसूची है वह इसी 73वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई थी, ऐड की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तथा आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद, इसका नाम है आर्टिकल 43। इसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो है आपका मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। मनरेगा कार्यक्रम जो आर्टिकल 43 था उसी को लागू करने के लिए ही चालू किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप इत्मीनान से संविधान का बुक उठाइएगा और संविधान के बुक में से आर्टिकल 43 पढ़ लीजिएगा कि आर्टिकल 43 आपका क्या कहता है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपसे पूछा गया है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार के योग्य बनाना पंचायती राज का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना इसका लक्ष्य होता है पंचायती राज का। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, मैंने आप पे प्रश्नों में सम्मिलित नहीं किया हुआ है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, जो उस समय वायसराय था, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन, इसको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है CDP, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CDP के नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह का प्रश्न एग्जाम पूछा गया है, इसी तरह से प्रश्न पूछा गया, तो इसी के लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो CDP मतलब आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, और एक कार्यक्रम और शुरू किया गया था आपका, कौन सा? तो एक कार्यक्रम आपका था जो आपका CDP था, कब हुआ था? CDP सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका 1952 में शुरू किया गया था। और उसके बाद आपका जो NEC था, NEC का मतलब क्या होता है? NES जो कार्यक्रम था, यानी कि राष्ट्रीय विस्तार योजना, राष्ट्रीय विस्तार योजना को कब शुरू किया गया था? 1953 में। तो इन्हीं से प्रश्न है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय सिस्टम का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोनों जो कार्यक्रम आपके क्या किए गए थे, जारी किए गए थे 1952 में, जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, और जो राष्ट्रीय विकास योजना थी, और जो 1953 में प्रस्तुत की गई थी ग्रामीण विकास के लिए, इन्हीं के प्रभाव का आकलन करने के लिए, प्रभावों को जानने के लिए जो है आपका पंचायती, इन्हीं के प्रभाव को जानने के लिए जो है कि किस तरह से ये सभी जो कार्यक्रम में कार्य कर रहे हैं, इनको जानने के लिए जो है आपका बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तथा जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उन्होंने सुझाव दिया था कि ये दोनों जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये अच्छे तरह से काम नहीं कर रहे, इनका जो प्रभाव है बड़े लेवल पर नहीं देखा जा रहा है। इसी कारण से जो आपकी बलवंत राय मेहता की समिति थी, उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं दो कार्यक्रमों के प्रभावों को जानने के लिए, इन्हीं दो कार्यक्रमों के प्रभाव को का पुनर्गठन करने के लिए जो है 1957 में जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, उसी के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही। जो बलवंत राय मेहता थे, उनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और समितियां और सुझाव। एक तरफ आपको समितियां दी गई हैं और एक तरफ उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वे दिए गए हैं यहाँ पे। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न को। तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का दिया था, यानी कि एक आपका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अशोक राय मेहता समिति ने किसका सुझाव दिया था? द्विस्तरीय पद्धति का दिया था, यानी कि आपका बी का हो जाएगा, 1 हो जाएगा। LM सिंघवी समिति का संबंध किससे है? स्थानीय स्वशासन पद्धति से है, यानी कि आपका सी का हो जाएगा, सिंघवी का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और GVR राव समिति का संबंध किससे है? तो GVR राव का संबंध आपका हो जाएगा प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार से, यानी कि आपका डी का हो जाएगा 3। तो 2, 1, 4, 3 आपका सही सुमेल है, इसको आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बार कहां पर स्थापित की गई? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसके सिफारिशों के आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था थी, पहली बार लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ? तो राजस्थान के नागौर में जो है 2 अक्टूबर 1959 को जो है लागू की गई थी। आप इसे याद देखिएगा। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार हम किसे कहते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है, हम कहते हैं BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर किया गया था? तो अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा
राजस्थान के नागौर से, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान के नागौर से। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है? संबंधित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पंचायती राज संस्था से संबंधित कौन सी इसमें से समिति नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आपका पंचायती राज संस्था से है, एल.एम. सिंघवी समिति का संबंध है, अशोक मेहता समिति का संबंध है, लेकिन इसमें से जो ऑप्शन ए वाली समिति आपकी दी गई है, यहाँ पे कौन सी समिति है ऑप्शन ए में? तो ऑप्शन ए वाली समिति यानी कि PVN राव समिति, इसका संबंध जो है आपका पंचायती राज संस्था से नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद ये 3 जो समितियां आपकी दी गई हैं जो पंचायती राज संस्था से संबंधित, इनका गठन कब किया गया था? तो सबसे पहले आपकी बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था कब? तो 1957 में। डेट आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जा सकती है। और एल.एम. सिंघवी का कब गठन किया गया था? एल.एम. सिंघवी का किया गया था 1986 में। और आपके जो अशोक मेहता समिति थी इसका गठन किया गया था कब? तो अशोक मेहता समिति का 1977 में। तो ये डेट आपको याद रखना है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की थी? तो मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में, अशोक राय मेहता समिति का गठन जो है 1977 में किया गया था और इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो टोटल 29 सब्जेक्ट है आपके 11वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टोटल 29, कितने? टोटल 29 सब्जेक्ट है आपके और 11वीं अनुसूची में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो अगला आर्टिकल है, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, पंचायतों से जुड़े अनुच्छेद कौन कौन से, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पंचायतों से जुड़े अनुच्छेद जो आपके हैं वो आर्टिकल 243 से लेके 243O तक हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, 243 से लेके 243O तक जो है आपके पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1993 में प्रभाव में आया था तो उसका अनुपालन करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो मध्य प्रदेश बना था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, MP यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने, और भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कहाँ पर आपसे पूछा गया है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण मतलब कहाँ पर है? तो पंचायती राज संस्थाओं में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है, आरक्षित स्थान आपको मिलेगा पंचायती राज संस्थाओं में। भारत के संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? यानी कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है? तो इस अनुच्छेद का नाम है आर्टिकल 243 घ। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 घ जो है ये महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 243 घ। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होती है? तो कुल स्थानों का 1/3। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कुल स्थानों का 1/3। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए? यहाँ पे भाग पूछा जा रहा है, पार्ट पूछा जा रहा है, तो पार्ट आपका 9 हो जाएगा। भाग जो 9 है भारतीय संविधान का, यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अनुच्छेद कौन सा है, सॉरी शेड्यूल कौन सा है, अनुसूची कौन सा है? तो 11वीं अनुसूची है। तो दोनों आपको याद रखना है, भाग 9 है और अनुसूची 11वीं है जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने कितनी वर्ष की आयु पूरी कर ली है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव होते हैं? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यदि पंचायत भंग होती है तो आपका जो चुनाव होता है वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए यदि पंचायत भंग हो जाती है तो इसके बारे में आपको याद रखना है,
6 महीने वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, यानी कि पंचों में कितने सदस्य होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो पंच में टोटल 7 से लेकर 17 सदस्य होते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनको हम पंच कहते हैं, और पंचों में टोटल 7 से लेके 17 सदस्य होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रत्येक गांव जो होता है, प्रत्येक गांव में आपको कई वार्ड देखने को मिलेंगे, तो आप इसे याद रखिएगा तथा ये जो वार्ड होते हैं उन वार्डों के लिए पंच चुने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक लेखा परीक्षण समिति का गठन किस स्तर पर होना चाहिए, तो ग्राम स्तर पर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम स्तर पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से कितने वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जा सकती है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यदि किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक बुलाई जाती है तो उसके निर्वाचन के 1 वर्ष के अंदर नहीं बुलाई जा सकती, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 वर्ष के बाद आप बुला सकते हैं बैठक अगर ग्राम प्रधान को हटाना, लेकिन वह 1 वर्ष के भीतर आप नहीं बुला सकते। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की सिफारिश की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पी.के. थुंगन समिति, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे है, एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में कितने गाँवों का कार्य देखता है, टोटल 5 गाँव का कार्य वर्तमान में देखता है आपका एक ग्राम विकास अधिकारी, यानी कि वीडियो। तो दोस्तों टोटल 36 इंपॉर्टेंट MCQs को हमने सॉल्व किया है, जो कि आपके पंचायती राज व्यवस्था से बन सकते थे। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।